अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका टीचर, आपका मेंटोर जुनैद कैसर और हम हैं अपने दूसरे लेक्चर के साथ जो कि है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कंटेंट्स आज के हमारे लेक्चर के। तो हमारे लेक्चर के कंटेंट्स हैं, सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसमें हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्ले करता है। उसके अंदर हमारी आती है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर लॉट्स ऑफ फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बहुत से फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है। इसमें कुछ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर हम देखें तो सबसे पहले मेमोरी मैनेजमेंट है, उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट है, उसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट है और उसके बाद फाइल मैनेजमेंट है। मेमोरी मैनेजमेंट में मेमोरी को मैनेज किया जाता है जो कि आपकी रैम है, जिसे आप अपना वर्किंग एरिया भी कहते हैं कंप्यूटर का। प्रोसेस मैनेजमेंट में कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम उन प्रोसेसेस को मैनेज करता है जो कि आपके सिस्टम पर रन हो रहे हैं। डिवाइस मैनेजमेंट में वो तमाम डिवाइसेस जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको यूज़ कर रहा है और हार्डवेयर डिवाइसेस आपके पास मौजूद हैं उन सारों की मैनेजमेंट आ जाती है। जबकि फाइल मैनेजमेंट के अंदर वो तमाम फाइल्स जो आपके कंप्यूटर में मौजूद हैं, आया वो डेटा फाइल्स हैं या वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, उन सब की मैनेजमेंट आ जाती है। सबसे पहले है जी मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में हम देखते क्या हैं कि द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन कनेक्शन विद मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। तो डिटेल से देखते हैं हम इन एक्टिविटीज को। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कीपिंग ट्रैक ऑफ विच पार्ट्स ऑफ मेमोरी आर करंटली बीइंग यूज्ड एंड हु इज यूजिंग देम। सबसे पहले तो इस चीज को ट्रैक करना कि आपकी जो मेमोरी है उसका कौन सा पार्ट यूज किया जा रहा है और सिस्टम का कौन सा सॉफ्टवेयर या कौन सा प्रोसेस जो है वो उस मेमोरी को यूज कर रहा है। आपकी मेमोरी जो है वो डिफरेंट पोर्शंस पर मौजूद जो है बटी होती है। वो पोर्शंस जो हैं वो लॉजिकल एड्रेस स्पेस भी हो सकती हैं, वो फिजिकल एड्रेस स्पेस भी हो सकती हैं, जिसके बारे में आगे डिटेल से हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये बात करते हैं कि आपकी जो मेमोरी है वो डिफरेंट पार्ट्स में बटी हुई है। और कोई भी प्रोसेस जो है जब वो मेमोरी की रिक्वेस्ट करता है, जब वो मेमोरी को यूज करना चाहता है तो उसका उसका एक पोर्शन जो है वो उस प्रोसेस को दे दिया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये है कि वो ट्रैक करे, वो रिकॉर्ड रखे कि मेमोरी के कौन से पार्ट्स जो हैं वो इस टाइम यूज हो रहे हैं और कौन से प्रोसेसेस उनको यूज कर रहे हैं और कौन से पार्ट्स फ्री हैं। दूसरे नंबर पे डिसाइडिंग विच प्रोसेसेस और पार्ट्स ऑफ प्रोसेसेस एंड डेटा टू मूव इनटू एंड आउट ऑफ द मेमोरी। जब मेमोरी को यूज किया जा रहा है तो डेफिनेटली मुख्तलिफ प्रोसेसेस को या प्रोसेस के पार्ट्स को जिनको हम थ्रेड्स का नाम देते हैं उनको वो मेमोरी अलॉट कर दी जाती है। और जब वो प्रोसेस अपना काम कर चुके होते हैं तो उसके बाद उनसे वो मेमोरी ले ली जाती है। तो ये डिसाइड करना कि प्रोसेस को के लिए कौन सा डेटा मेमोरी में मूव किया जाएगा और कौन से डेटा को मेमोरी से रिमूव किया जाएगा, तो ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है कि वो इस चीज़ को मैनेज करे कि मेमोरी के कौन से जो डेटा है उसको मेमोरी में रखना है और कौन से डेटा को मेमोरी से रिमूव करना है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है अलोकेटिंग एंड डी अलोकेटिंग मेमोरी स्पेस एज नीडेड। तो मुख्तलिफ प्रोसेसेस को मेमोरी अलॉट करना और जब वो प्रोसेस अपना काम कर चुके तो उससे मेमोरी डी अलोकेट कर देना, यानी कि उससे मेमोरी को ले लेना। तो मेमोरी को ग्रांट करना, उसकी एक्सेस किसी प्रोसेस को मेमोरी दे देना और उससे मेमोरी को लेना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इसके बाद हमारा अगला जो है स्टेप, अगला जो काम है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है वो है प्रोसेस को मैनेज करना। प्रोसेसेस सबसे मेन पार्ट है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के मैनेजमेंट में, क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बुनियादी मकसद ही प्रोसेसेस या प्रोग्राम्स को रन करना होता है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट जितनी अच्छी होगी एक ऑपरेटिंग सिस्टम उतना एफिशिएंट होगा। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो कौन कौन से ऑपरेशंस हैं या एक्टिविटीज हैं जो कि प्रोसेस मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। तो उसके अंदर सबसे पहले तो स्केड्यूलिंग प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स ऑन द सीपीयू, यानी सीपीयू स्केड्यूलिंग करना, देखना कि कौन से प्रोसेसेस या कौन से थ्रेड्स जो हैं वो सीपीयू पर रन करेंगे, सीपीयू का कितना टाइम किसी प्रोसेस को अलॉट किया जाएगा और सीपीयू जो है वो किस तरह उस प्रोसेस को मैनेज करेगा। तो ये मैनेजमेंट जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। स्केड्यूलिंग के लिए डिफरेंट
जो है वो एल्गोरिदम्स यूज़ किए जाते हैं, जो आगे हम डिटेल से देखेंगे। लेकिन अभी इंट्रोडक्शन में आपके लिए इतना जान लेना काफ़ी है कि सीपीयू को मैनेज करना, कि वो किस तरह प्रोसेसेस को चलाएगा, कौन सा प्रोसेस या थ्रेड जो है वो सीपीयू पर रन करेगा, उसका कितना टाइम सीपीयू देगा उसको, ये सारी चीज़ों को मैनेज करना प्रोसेस मैनेजमेंट में आता है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। दूसरे नंबर पर क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग बोथ यूजर एंड सिस्टम प्रोसेसेस। सिस्टम में अमूमन दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, एक वो प्रोसेसेस जो सिस्टम क्रिएट करता है और एक वो प्रोसेसेस जो यूजर क्रिएट कर रहा होता है। तो सिस्टम और यूजर के प्रोसेसेस को क्रिएट करने से मुराद क्या है कि उसको मेमोरी में लोड करना, रन करवाना, और उसके बाद जब वो अपना काम कंप्लीट कर चुके तो उसको डिलीट कर देना, यानी उसको मेमोरी से रिमूव कर देना। तो प्रोसेस को क्रिएट करना और प्रोसेस को डिलीट करना, ये भी प्रोसेस मैनेजमेंट का हिस्सा है और ऑपरेटिंग सिस्टम ये परफॉर्म करता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग प्रोसेसेस। जब ये प्रोसेसेस चल रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, तो जरूरी नहीं कि वो सीपीयू का सारा टाइम किसी एक प्रोसेस को दे दिया जाए, बल्कि उसके दरमियान स्केड्यूलिंग की जाती है और अमूमन टाइम मैनेजमेंट की जाती है, जिसके अंदर होता यह है कि एक प्रोसेस जो है वो जब अपना काम कर रहा होता है तो उसको दरमियान में सस्पेंड कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है। हो सकता है उसको किसी इनपुट की जरूरत हो सकता है वो किसी डेटा का वेट कर रहा हो या किसी फाइल का वेट कर रहा हो, तो किसी भी वजह से उस प्रोसेस को सस्पेंड करना पड़ सकता है, और जब उसको जरूरत हो तो उसको दोबारा रिज्यूम भी किया जाता है, यानी इसको दोबारा चला भी जाता है। तो उसको वेट पे कंडीशन में ले जाना और उसको दोबारा रनिंग कंडीशन में ले आना, यानी उसको सस्पेंड कर देना और उसको वापस रिज्यूम कर देना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। उसके बाद चौथे नंबर पर प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म्स फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के मैकेनिज्म्स को प्रोवाइड करना। इधर हमें ये बात समझना पड़ेगी कि सिंक्रोनाइजेशन से क्या मुराद है। सिंक्रोनाइजेशन से मुराद ये है कि मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो सिस्टम में रन कर रहे होते हैं वो अमूमन आपस में डेटा को शेयर कर रहे होते हैं। तो जब वो डेटा को शेयर कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज की जाती हैं उन प्रोसेस के दरमियान डेटा को सिंक्रोनाइज करवाने के लिए। तो डेटा किस तरह सिंक्रोनाइज होगा और प्रोसेस किस तरह ये सिंक्रोनाइजेशन का अमल परफॉर्म करेंगे, उस मैकेनिज्म को देखना या वो मैकेनिज्म प्रोवाइड करना, किस तरह ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन परफॉर्म की जाएगी, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है और ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस मैनेजमेंट का हिस्सा है। उसके बाद प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म्स फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन, यानी मुख्तलिफ प्रोसेसेस आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इसके लिए कई तरीकाकार हैं कम्युनिकेट करने के, वो मैसेज पासिंग का तरीका भी हो सकता है, वो मेमोरी शेयर करने का तरीका भी हो सकता है। तो डिफरेंट तरीकों से प्रोसेसेस जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो वो कम्युनिकेशन जो है वो कैसे की जाएगी, उसका क्या मैकेनिज्म होगा, ये भी प्रोवाइड करना आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इसके बाद हमारा अगला हिस्सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का अगली मैनेजमेंट है, दैट इज द डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइसेस से मुराद इधर तमाम डिवाइसेस हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, जैसा कि आपकी कीबोर्ड है, आपका माउस है, आपका प्रिंटर है, आपका स्कैनर है, और इसके अलावा आपकी हार्ड डिस्क है, आपका रैम है, आपका सीपीयू है। दीज आर ऑल द डिवाइसेस, ठीक है। और डिवाइस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अहम रोल है, एक अहम काम है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर अच्छे तरीके से डिवाइसेस को मैनेज करता है, रिसोर्सेज को मैनेज करता है, तो वो एक एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइसेस को किस तरह मैनेज करता है, इसके अंदर भी डिफरेंट रोल्स हैं जो वो प्ले करता है, और वो रोल्स को देखते हैं। उसमें सबसे पहले तो कीप ट्रैक ऑफ ऑल द डिवाइसेस, कि वो तमाम डिवाइसेस जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास मौजूद है उनका हिसाब रखना, उनका ट्रैक रखना। और इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक प्रोग्राम होता है जिसको कहा जाता है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोग्राम है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, उसका ये काम है कि वो तमाम डिवाइसेस का ट्रैक रखे, वो इस चीज़ का हिसाब रखे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कौन कौन सी डिवाइसेस अटैच्ड हैं और कौन कौन सी डिवाइसेस अटैच नहीं है। बाज़ दफ़ा हम प्लग एंड प्ले डिवाइसेस यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे आप माउस जो है वो यूएसबी माउस लगा देते हो कंप्यूटर के साथ, या आप जो है वो कीबोर्ड अटैच कर देते हैं, या आप कैमरा लगा देते हैं, तो वो डिवाइस कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाती है, और जब आप उसको रिमूव कर देते हैं तो वो रिमूव हो जाती है। तो इस तरह डिफरेंट डिवाइसेस अक्सर औकात कंप्यूटर के साथ अटैच भी कर दी जाती हैं और उससे रिमूव की भी कर दी जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का ट्रैक रखना, हिसाब रखना जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मॉनिटर द स्टेटस ऑफ ईच डिवाइस सच एज स्टोरेज, ड्राइवर्स, प्रिंटर्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। तो इस चीज़ का देखना कि एक डिवाइस किस वक्त बिजी है, किस टाइम वो फ्री है, वो किस टाइम अवेलेबल है, किस टाइम अनअवेलेबल है, ठीक है। आया वो प्रिंटर है, आया वो स्टोरेज है,
डिफरेंट तरह के ड्राइवर्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को ट्रैक करना, इन सारी चीज़ों के स्टेटस को मॉनिटर करना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को ट्रैक करता है कि इस टाइम कौन सी डिवाइस कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहा है और वो फ्री नहीं है, ताकि और कोई प्रोसेस उसको यूज़ ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है वो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जो कि आपके कैमरा को यूज़ कर रहा है, तो डेफिनेटली अगर आप कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में कैमरा को यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो आपको जो मैसेज मिलेगा वो अमूमन यही मिलेगा कि आपका कैमरा किसी और प्रोसेस में बिजी है या कोई और प्रोसेस जो है वो आपके कैमरा को यूज़ कर रहा है। तो इस तरह डिवाइसेस को मैनेज करना जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर टेकिंग ए डिसीजन विच प्रोसेस गेट्स द डिवाइस एंड व्हेन एंड फॉर हाउ लॉन्ग। यानी एक प्रोसेस जब किसी डिवाइस की रिक्वेस्ट करता है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो इस चीज़ को देखे कि आया उस प्रोसेस को ये डिवाइस जो है वो ग्रांट की जानी चाहिए या नहीं ग्रांट की जानी चाहिए। तो इस चीज़ को देखना और डिसीजन लेना कि कौन सा प्रोसेस जो है, कौन कौन से प्रोसेसेस किसी डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उसकी परमिशन किसको ग्रांट की जाएगी उस डिवाइस को यूज़ करने के लिए। क्योंकि डिवाइसेस अमूमन दो तरह की होती हैं, एक वो डिवाइसेस होती हैं जो शेयरेबल होती हैं और एक और डिवाइसेस होती हैं जो शेयरेबल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रैम की बात करें या स्टोरेज की बात करें तो ये शेयरेबल डिवाइसेस हैं, इनको एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रिंटर की, अगर हम बात करें कैमरा की, तो ये वो डिवाइसेस हैं जो एक वक्त में कोई एक प्रोसेस ही यूज़ कर सकता है। तो इसलिए ये चीज़ को ट्रैक करना कि कोई प्रोसेस किस प्रोसेस को डिवाइस अलोकेट की जाएगी और कितनी देर के लिए अलोकेट की जाएगी और कब अलोकेट की जाएगी, ये डिसीजन मेकिंग भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो डिवाइस मैनेजमेंट में हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद अलोकेट एंड डी अलोकेट द डिवाइस इन एन एफिशिएंट वे। जब एक डिवाइस को अलोकेट करना होता है तो किस तरह एफिशिएंट तरीके से इसको अलोकेट किया जा सकता है किसी प्रोसेस को, और जब वो अपना काम कर ले तो किस तरह डी अलोकेट किया जाए डिवाइसेस को, ये भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस मैनेजमेंट में ये काम परफॉर्म करता है। और भी बहुत से छोटे छोटे काम हैं लेकिन मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज यही है। इसके बाद ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल डिवाइसेस। हर डिवाइस की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना कि एक डिवाइस जो है उसकी परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे एक डिवाइस जो है वो अच्छे तरीके से काम कर सकती है, उसके बारे में ट्रैक करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इसके बाद फाइल मैनेजमेंट आ जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फाइल मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। फाइल मैनेजमेंट एक बड़ा अहम काम है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, क्योंकि फाइल्स जो है वो हमारे सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। हम अपने डेटा को फाइल्स की सूरत में अपने कंप्यूटर पर सेव करते हैं। फाइल्स में डेटा फाइल्स भी आ जाती हैं और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स भी आ जाती है जिनको आप प्रोग्राम्स कहते हैं। तो इनको सेव करना और इनको मैनेज करना ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो आइए देखते हैं कि फाइल मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से मेजर फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर आ जाता है क्रिएटिंग और डिलीटिंग फाइल्स, यानी फाइल्स को क्रिएट करना और डिलीट करना। हर तरह की फाइल्स कंप्यूटर में क्रिएट करना और उसको डिलीट करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये सहूलत देता है कि आप फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं और फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है क्रिएट और डिलीट डायरेक्टरीज टू ऑर्गेनाइज फाइल्स। डायरेक्टरी से इधर मुराद वो फोल्डर्स हैं जिसके अंदर आप फाइल्स को रखते हैं, उसको कंप्यूटर की ज़बान में डायरेक्टरीज कहा जाता है। तो डायरेक्टरीज या फोल्डर्स को क्रिएट करना और उनको डिलीट करना और उनके अंदर फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के रोल्स में आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपकी जो है वो डायरेक्टरीज करके क्रिएट करने की आपको सहूलत देता है और आपको एक ऐसा व्यू देता है कि आप इजीली फाइल्स को डायरेक्टरीज के अंदर सेव कर सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आता है जी सपोर्टिंग प्रिमिटिव फॉर मैनिपुलेटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। आपको वो तमाम सहूलत देना कि किस तरह आप फाइल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप डायरेक्टरीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो सिंपल मैनिपुलेशन भी हो सकती है जैसे किसी डायरेक्टरी या किसी फाइल के नाम को बदलना, और वो टिपिकल मैनिपुलेशन भी हो सकती है जैसा कि किसी डायरेक्टरी या फाइल की डेटा को चेंज करना। तो ये सहूलत भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। बाज़ औक़ात इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद होते हैं और बाज़ औक़ात जो है आप मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हो फाइल के अंदर एडिटिंग और मॉडिफिकेशन के लिए। इसके बाद अगली चीज़ आती है मैपिंग फाइल्स इनटू द सेकेंडरी स्टोरेज। ये एक अहम काम है। इधर इससे पहले कि मैं बात करूं कि क्या होता है ये, हमें सबसे पहले मैपिंग को समझना ज़रूरी है। बेसिकली होता क्या है कि आपकी हार्ड डिस्क जो है वो सेक्टर्स में डिवाइडेड है और वो एक फिजिकल मेमोरी है, और उसके ऊपर जब आप फाइल्स को सेव कर रहे हैं तो एक्चुअली वो फाइल्स वैसे सेव नहीं हो रही जैसे आपको दिख रही है। आपको वो फाइलें फोल्डर्स की सूरत में या फाइल्स की सूरत में नज़र आ रही हैं जो आपकी सी डी या ई ड्राइव पर सेव होती हैं, लेकिन एक्चुअली हार्ड डिस्क के ऊपर
डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिसके अंदर वो फाइल्स जो हैं वो आपके कोड की सूरत में 01 की सूरत में, जो कि एक बाइनरी फॉर्मेट है, उसकी सूरत में सेव होती हैं। तो वो फाइल्स जो एक्चुअल फॉर्मेट है उनका बाइनरी फॉर्मेट जिसमें वो सेव है, और दूसरी तरफ वो फॉर्मेट जो आपको दिख रहा है या वो फाइल्स जो आपको दिख रही हैं, उनके दरमियान में एक मैप होता है कि एक फाइल जो एक्चुअली जो है वो कहाँ पे पड़ी हुई है और आपको वो कैसे दिख रही है। सपोज आपने एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट किया सी ड्राइव के अंदर, तो हो सकता है वो सेक्टर नंबर 28 या 27 या वट एवर किसी एक सेक्टर के ऊपर वो सेव हो जाए। तो अब कंप्यूटर इस चीज को मैप करता है कि एक्चुअली ये फाइल हार्ड डिस्क के ऊपर किस जगह पर सेव है, और बैक एंड पर वो ये सारी मैनेजमेंट कर रहा होता है, जबकि आपको फ्रंट एंड पर कुछ भी पता नहीं चल रहा होता और आपको ऐसे ही लग रहा होता है कि आपने एक फाइल अपनी सी ड्राइव में सेव की हुई है। लेकिन ये सब लॉजिकल जो है रिप्रेजेंटेशन है फाइल्स की, फिजिकली ये सारा सारा कुछ ऐसे सेव नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये चीज़ समझ लें कि फाइल को फिजिकली मैनेज करना कुछ और है और लॉजिकल व्यू जो आप देख रहे हैं वो कुछ और है। उसके बाद आ जाता है बैकिंग अप फाइल्स ऑन स्टेबल नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज मीडिया, यानी कि आपका जो परमानेंट मीडिया है उसको ऊपर फाइल्स को सेव करना। आप प्रोग्राम्स को रन करते हैं, चलाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो प्रोग्राम्स एक्चुअली जो है वो आपकी रिजल्ट जो जनरेट करते हैं वो आपके हार्ड डिस्क के ऊपर परमानेंट स्टोरेज के ऊपर सेव किए जाते हैं ताकि आप उसको फर्दर यूज कर सके। तो फाइल्स को बैकअप करना या फाइल्स को सेव करना स्टोरेज मीडिया के ऊपर, ये भी आपके फाइल मैनेजमेंट का हिस्सा है और ऑपरेटिंग सिस्टम ये फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटीज थी जो हमने देखी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से कि वो कौन कौन सी बेसिक फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रहा है या कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इस हवाले से हमारा आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सब मैनेजमेंट्स को डिटेल के साथ देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और किसी किस्म के अगर आपके सवाल हों तो काइंडली कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।